आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, एर्गैस्ट्रिक बॉडीज जिसको हम सेल इंक्लूजर्स भी बोलते हैं, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ये 4 1 2 3 4। लेकिन इन सबको डिस्कस करने से पहले हमें देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल पहले हम लोग एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है, और फिर उसके बाद प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये ऑलमोस्ट ओवल, और ये है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से यह है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, और फिर ये है न्यूक्लियोलस, और ये सेल का ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है इसका क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर ब्लू सा दिख रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके चारों तरफ का जो सब तरल पदार्थ भरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल। तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनल है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर ये है जिसको हम क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी। और एक स्ट्रक्चर ये ऐसा देखने में लगेगा सेल के अंदर, ये क्या है? राइबोसोम। और फिर एक और स्ट्रक्चर है, बैग लाइक ही है, ये क्या है? लाइसोसोम। तो ये है लाइसोसोम, ये है राइबोसोम, ये है गोल्गी बॉडी। इसके अतिरिक्त और क्या होता है सेल के अंदर? एक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया।
उसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है कौन सा, दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको, इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसके अंदर में देखा गया यह व्यू है, इसलिए इसको कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने खोजा था, नॉल एंड रस्का, नॉल एंड रस्का इन द ईयर 1932, 1932 में इसने इसकी खोज की थी। और इसमें सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सोर्स ऑफ लाइट इलेक्ट्रिकल बिम्ब, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक बीम, सॉरी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं डेड सेल, और अगर लिविंग सेल को देखना है तो उसके लिए एक दूसरा माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इससे हम क्या देखते हैं, लिविंग सेल को, इससे हम लिविंग सेल को देखते हैं। तो तीन तरीके का माइक्रोस्कोप यहाँ पर है। एक है आपका फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जिससे हम लिविंग सेल को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसकी खोज नॉलन रस्का ने किया था, इससे हम कैसे सेल को देखते हैं, इससे हम डेड सेल को देखते हैं, ये डेड सेल इसके द्वारा देखा जाता है। और वह छोटा से छोटा सेल ऑर्गेनल जो कि हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है, तो वो सारा स्ट्रक्चर किससे दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो जैसे राइबोसोम, ये राइबोसोम सेल का सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, तो ये सिर्फ इसकी खोज तभी हो पाई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। लाइसोसोम, लाइसोसोम भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये भी जो है इसकी भी इसको भी खोजा गया तभी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। तो इस तरह से बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सेल के अंदर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखा। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तब बहुत सारा स्ट्रक्चर छोटा छोटा जो सेल के अंदर था वो देखने को मिला। तो वह जो सारे स्ट्रक्चर जो सेल में देखने को मिल रहे हैं और यह जो स्ट्रक्चर बना है इसी को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनिमल सेल का। इस एनिमल सेल में ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ का जो बाउंड्री है ये किस चीज़ का बना है, ये इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये है आपका न्यूक्लियर में, दोनों के बीच का स्पेस है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो है जो लिक्विड कंटेंट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। यह है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का है, एक देखिए यहाँ पर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक पर ग्रैनुल नहीं है। तो जिसके ऊपर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वह जो ER है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसा है, रफ,
यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ये लाइसोसोम, राइबोसोम, ये है आपका गोल्गी बॉडी। तो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसका है? एनिमल सेल का। अब प्लांट सेल में भी देख लेते हैं कि प्लांट सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा। आप चाहें तो इसका क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने से पहले सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ प्लांट सेल। देखिए ये प्लांट सेल पॉलीगोनल होता है, और जो रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल खोजा था वो कैसा था? हेक्सागोनल। और इसके अंदर क्या है? ये इसका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा सा सेंटर पॉइंट से शिफ्ट कर जाता है पेरीफेरी के तरफ, किनारे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इसके बाद इसके अंदर इसमें भी एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। फिर इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है? वो क्रोमोसोम है। इसका भी जेनेटिक मटेरियल ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसके बाद और क्या है? ये है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का, एक होता है स्मूथ और दूसरा होता है रफ। तो ये है स्मूथ, और रफ क्या है? जिसके ऊपर दाना पाया जाएगा। ये ग्रेनुल्स क्या है? एक्चुअल में इसके मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ है, और एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल इसके अंदर पाया जाता है, ये वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में वो वैक्यूल नहीं है। और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है। चूंकि ये ऑटोट्रॉफिक होता है प्लांट, इसलिए इसके अंदर एक प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ये है आपका प्लास्टिड्स, ये है वैक्यूल। और ये है इसका प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और एक स्ट्रक्चर और होगा राइबोसोम। राइबोसोम भी इसमें पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है। तो ये है इसका सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपका लाइसोसोम, ये है वैक्यूल, ये है क्या? राइबोसोम, प्लास्टिड्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? इट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। तो आप इन दोनों फोटोग्राफ्स के स्नैप ले लीजिए। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है? इसमें सेल वॉल पाया जाता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसमें वैक्यूल पाया जा रहा है, इसमें वैक्यूल नहीं पाया जा रहा है। तीसरा डिफरेंस क्या है? इसमें प्लास्टिड्स होता है, इसमें प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा एक डिफरेंस और है,
वो क्या है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। और यह सेंट्रोसोम किसमें, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम। इसको हम प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता, ये सिर्फ एनिमल सेल में ही मिलता है। इसके बाद ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इसका एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके बाहर वाले मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, और अंदर का जो तरल पदार्थ है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो रेड से दिख रहा है ये इसका क्रोमैटिन नेटवर्क है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ये है इसका क्रोमोसोम, और ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो यह है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल और यह है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपने देख लिया, और प्लांट सेल और एनिमल सेल का शेप भी आप देख लिया। ये कैसा है, ये पॉलीगोनल शेप का है, ये करीब करीब ओवल या राउंड भी कर सकते हैं, पूरा राउंड तो नहीं है। तो ये है आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया यह व्यू है। चलिए अब इसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में भी मैंने बताया कि ये इसके द्वारा, कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था। और सबसे पहले सेल खोजा था रॉबर्ट हुक ने। वो कैसा सेल था, डेड सेल था। लेकिन लिविंग सेल देखने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, लिविंग सेल। लिविंग सेल किसने देखा था सबसे पहले, तो एंट वॉन लीवेनहॉक, इसने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। वो कौन सा सेल था, वो बैक्टीरियल सेल था, बैक्टीरियल सेल था। और उसका जो माइक्रोस्कोप था ये वो इस तरीके का माइक्रोस्कोप था। देखिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये है इसका, ये एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास ही है। ये रॉबर्ट एंट वॉन लीवेनहॉक ने इसी से उसने जो है बैक्टीरिया को देखा था, और वह पहला लिविंग सेल था। फिर ये दूसरा माइक्रोस्कोप जो मेरे हाथ में है, ये देखिए, ये है आपका रॉबर्ट हुक का मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, लैंप है, जल रहा है, और वहां से कंडेंसर में जा रहा है लाइट, और कंडेंसर फोकस किया हुआ किसके, ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आई पीस आंख यहाँ पर लगता है, और ये देखिए नॉब यहाँ पर है। तो इससे यहाँ पर ये जो है लैंप, ये लैंप है, यहाँ से लाइट निकल रही है, और ये क्या है आपका रिजर्वायर है जिसमें ऑयल रखा हुआ है। तो ये रिजर्वायर है, यहाँ से ये लैंप जल रहा है, यहाँ कंडेंसर इस लाइट को यहाँ पर फोकस कर रहा है। फोकस करने के बाद ये जो आपका ट्यूब है, ट्यूब में दो लेंस लगे हुए हैं, यहाँ से आंख लगाने, यहाँ आई, ये इसको आई पीस कहते हैं, और इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, और तब देखता है। तो ये मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक का। इसके बाद हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं लैब में, ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें ये क्या है आपका फुट, इसको कहते हैं हम स्टेज। स्टेज के बाद ये है हैंडल, इसको हम पकड़ते हैं ऐसे। और ये जो है ये है सोर्स ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, सनलाइट, सनलाइट इसका सोर्स ऑफ लाइट है। और सोर्स ऑफ लाइट वहां से किस पर आता है, मिरर। मिरर क्या करता है, कंडेंसर में भेजता है, कंडेंस करके लाइट स्टेज पर रखे हुए ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, और तब जाकर के देखिए जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो लेंस लगा है, इसको हम कहते हैं नोज पीस, और जिसको हम आंख में लगा करके देखते हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं आई पीस। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो लेंस लगे हुए हैं, दोनों के ज्वाइंट एक्शन से ही उस इमेज का, मैग्नीफाइड इमेज को हम देखते हैं। तो ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, लैब में करते हैं, या स्टूडेंट माइक्रोस्कोप भी इसको कहा जाता है। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे अब सेल वॉल के बारे में,
प्रोटोप्लाज्म के बारे में, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो इसको मुझे इसका एक क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। चलिए, अब मैं सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल, उसमें दो चीज है। कौन कौन सा है? एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा है एर्गास्ट्रिक बॉडीज। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। इसमें सबसे पहला क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? सेल वॉल। और दूसरा कंपोनेंट्स है एर्गास्ट्रिक बॉडीज, या इसी को हम क्या कहते हैं? सेल इंक्लोजर्स। चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल किसमें पाया जाता है? एक तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये जो सेल वॉल है यह केमिकली किस चीज का बना होता है? आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। केमिकली इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है। इट इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये परमिएबल होता है, रिजिड। तो सेल वॉल प्लांट सेल का आउटर कवरिंग है। यह केमिकली सेलुलोज का बना होता है, यह परमिएबल होता है और कैसा होता है? रिजिड होता है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करना। ये बाहर से प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद ये क्या है? परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या है कि जो यह सेल वॉल है उस सेल वॉल से होकर के सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, कोई भी चीज आसानी से आ जा सकता है। इसलिए ये कैसा है? ये परमिएबल बैरियर है। और ये कैसा है? रिजिड भी है, टफ है। रिजिडिटी कहाँ से आती है? क्योंकि इसके सपोर्ट में इसके साथ लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, तो ये डेड भी हो सकता, डेड हो जाता है। लिग्निफाइड अगर सेल वॉल हो गया तो इसका मतलब कि वो सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है। तो रिजिड स्ट्रक्चर किसके द्वारा ये होता है? तो चलिए, तो एक तो ये रिजिड है, परमिएबल है, सेलुलोज से बना होता है, ये आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल है। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। दूसरा है आपका इसके हाँ, एक चीज, दो प्लांट सेल के बीच में कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है? दो प्लांट सेल आपस में जुड़े हुए किसके द्वारा रहते हैं? उसको कहते हैं मिडिल लैमेला। देखिए, ये दो प्लांट सेल है, ये है एक प्लांट सेल ये है और एक प्लांट सेल ये। दो प्लांट सेल आपस में जुड़ा हुआ रहता है एक स्ट्रक्चर से। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला। इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला। और ये केमिकली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। यह कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। जो इसमें दो चीज़ है। कैल्शियम क्या है? ये चिलिएटिंग एजेंट है। ये रिजिडिटी
बनाता है। और पैक्टिन क्या है? सीमेंटिंग एजेंट है, सीमेंट की तरह काम करेगा। सीमेंटिंग एजेंट ये क्या करता है? सीमेंट की तरह काम करता है। तो दोनों मिल करके इसको हम क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला कहते हैं। ये दो सेल को जोड़ने का काम करता है। लेकिन दोनों सेल के बीच में एक लिंक भी होता है, कम्युनिकेशन लिंक। और वो जो कम्युनिकेशन लिंक है उसको हम क्या कहते हैं? ये बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक है दोनों के बीच में। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल वॉल, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल, इट कंसिस्ट ऑफ cellulose, it is permeable and rigid, the function is protection। दूसरा, दो प्लांट सेल आपस में जुड़े हुए रहते हैं मिडिल लैमेला के द्वारा। मिडिल लैमेला केमिकली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम क्या है? चिलिएटिंग एजेंट है। और पैक्टिन क्या है? सीमेंटिंग एजेंट है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है जबकि ये जोड़ने का काम करता है। दो सेल के बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। इट इज द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन टू प्लांट सेल। तो यह है आपका सेल वॉल। एक दूसरा स्ट्रक्चर है सेल इंक्लूजर्स। अब देखिए सेल इंक्लूजर्स के बारे में, ये सेल का नॉन लिविंग कंपोनेंट है। और सेल इंक्लूजर्स में क्या क्या आएगा? देखिए सबसे पहले सेल इंक्लूजर्स में आएगा आपका कुछ सिक्रीशन, जैसे लैटेक्स, गम, और क्या आएगा? अल्केलॉइड्स। खास करके कॉल्चिसिन, यह भी एक केमिकल सब्सटेंस है, कॉल्चिसिन। अल्केलॉइड्स, कैफीन, मॉर्फिन और क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल्स दो तरीके का, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और जो दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यह इसका जो शेप होता है ये इस तरीके का होता है। यस, इसको कहते हैं हम सिस्टोलिथ। और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट कैसा होता है? निडिल लाइक होता है। इस निडिल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रैफिड। तो इसके अलावा भी और जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, और सब जितने भी सेल के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो सारे के सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो ये है एर्गास्ट्रिक बॉडीज। तो एर्गास्ट्रिक बॉडीज में मुख्य रूप से लेटेक्स है, गम है, अल्केलॉइड्स है, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा। और ये क्या करता है? इट इज़ द एनिमी ऑफ स्पिंडल फाइबर। और इस केमिकल सब्सटेंस की मदद से क्या कहते हैं? क्रोमोसोम की संख्या को डबल किया जाता है ताकि प्लांट का नया नया वेराइटीज तैयार किया जा सके। तो यह है आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट, सेल वॉल और एर्गास्ट्रिक बॉडीज। इसके बाद जो तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारा, क्या है? प्रोटोप्लाज्म। चलिए अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म, जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है ये किसने दिया था? परकिंजे ने दिया था। द टर्म, ये है प्रोटोप्लाज्म, टर्म गिवन बाय परकिंजे।
किंजे। और ये कैसा है? इट इज द लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट। और ये क्या है? लिक्विड कॉन्टेनेंट, लिक्विड कंटेंट विदिन सेल। ये कैसा है? ये है आपका हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसमें मैक्सिमम 90% क्या होता है? वाटर, और इन रिमेनिंग 10% में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद और प्रोटोप्लाज्म में क्या हो सकता है? माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स एंड फिलामेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और इसके बाद सेल ऑर्गेनल्स। तो इतने सारे चीज से मिलकर के ये प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है। और ये प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? परकिंजे। इसको कहा जाता है इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? हक्सले ने, हक्सले ने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया। और तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट एक चीज और देखिए, अगर हम प्रोटोप्लाज्म से, प्रोटोप्लाज्म माइनस वाटर, तो वह प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? डेड। ऐसे प्रोटोप्लाज्म लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम इसमें से पानी को बाहर निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? डेड हो जाएगा। और अगर प्रोटोप्लाज्म से, प्रोटोप्लाज्म से हम सेल ऑर्गेनल को निकाल दें, ऑर्गेनल्स, ये सेल ऑर्गेनल्स को अगर माइनस कर दें, तब जो लिक्विड बचेगा उसको क्या कहेंगे हम? हाइलोप्लाज्म। तो डेड कब हो जाएगा? जब प्रोटोप्लाज्म से वाटर को निकाल लिया जाएगा। और हाइलोप्लाज्म कब बनेगा? जब प्रोटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनल को बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रोटोप्लाज्म कैसा है? लिविंग स्ट्रक्चर है। टर्म किसने दिया था? परकिंजे ने दिया था। हक्सले ने कहा इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और यह एक कैसा हेट्रोजिनस मिक्सचर है जिसमें 90% वाटर होता है और रिमेनिंग 10% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद एक स्ट्रक्चर जो अब हम लोग पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसमें तीन चीज, पहले तो हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड डिस्कस करेंगे और तब फिर उसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स को कहा जाता है कंपार्टमेंट विद इन कंपार्टमेंट। देखिए ये क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया, कंपार्टमेंट विद इन कंपार्टमेंट। देखिए ये कंपार्टमेंट विद इन कंपार्टमेंट क्या है? ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो एरिया है लिक्विड भरा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और वह जो सेल ऑर्गेनल्स होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो देखिए ये जो सेल का आउटर मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो लिक्विड कंटेंट है, ये पूरा का पूरा एक कंपार्टमेंट है।
और इस कंपार्टमेंट के अंदर एक दूसरा कंपार्टमेंट क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और इसके अंदर भी स्पेस है, तो ये एक दूसरा कंपार्टमेंट, तो इसीलिए कहा जाता है कंपार्टमेंट विद इन कंपार्टमेंट। इसको कहते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स को, कंपार्टमेंट विद इन कंपार्टमेंट। उसी तरीके से अगर क्लोरोप्लास्ट को लें, प्लास्टिड्स को लें, तो यह भी एक सेल ऑर्गेनल है और इसके अंदर भी एक स्पेस पाया जाता है, तो यह भी, तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है कंपार्टमेंट विद इन कंपार्टमेंट। यानी जो सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड है उसको क्या कहते हैं हम, कंपार्टमेंट विद इन कंपार्टमेंट। और इसी कंपार्टमेंट विद इन कंपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कौन कौन सा है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। सबसे पहला है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी बॉडी और तीसरा है लाइसोसोम। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। सबसे पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो का मतलब होता है विद इन, प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन प्लाज्मा इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। देखिए यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है। यह न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, इसके आउटर मेम्ब्रेन से ये जुड़ा हुआ रहता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह दो तरीके का होता है। एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस स्मूथ कहलाता है और जो दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम क्या कहते हैं, रफ कहते हैं। रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पर छोटे छोटे ग्रेनुल्स पाए जाते हैं और ये ग्रेनुल्स है क्या, राइबोसोम। ये राइबोसोम है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का हो गया। एक हो गया वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम चिपका हुआ है और एक ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। तो जिसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है वह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा है, शेर। शेर का मतलब जंगल का राजा से नहीं है, यहां मतलब है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है, रेर। ये हो गया आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नंबर 1 रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नंबर 2 इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा कौन था, पोर्टर। यह साइंटिस्ट का नाम है पोर्टर जिसने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन सेल, single membrane bound cell organelle. It is two type, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum associated with ribosome, whereas smooth endoplasmic reticulum is the surface of this endoplasmic reticulum is without ribosome. Now function of the endoplasmic reticulum. अब इसका फंक्शन देखते हैं क्या क्या काम करता है। ये देखिए फंक्शन, ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का ये निर्माण करता है। और इसके अलावा ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस। और ये क्या बनाता है, हार्मोन, हार्मोन का भी निर्माण करता है। इसके अलावा और इसका क्या काम है, इट फॉर्म्स लाइसोसोमल प्रोटीन। ये लाइसोसोम में प्रोटीन का निर्माण करता है। और क्या करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मॉडिफिकेशन होता है इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ पाया जाता है, मसल्स में। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल्स टू स्टोर व्हाट, कैल्शियम आयन। और ये जो कैल्शियम आयन है इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए इसके अलावा और राइबोसोम का क्या काम है, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। बस एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है कि सेल के अंदर कोई भी, जैसे एक केमिकल सब्सटेंस है फेनोबार्बिटॉल, फेनोबार्बिटॉल, यह एक केमिकल सब्सटेंस है। और यह जो केमिकल सब्सटेंस है ये पॉइजनस सब्सटेंस है, तो इसको जो है न्यूट्रलाइज कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इसके टॉक्सिक एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण, तो इसलिए इसका फंक्शन क्या हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कार्सिनोजेनेसिस, कार्सिनोजेनेसिस। ये कार्सिनोजेनेसिस क्या है, कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं कैंसर का प्रोडक्शन, कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल को कहते हैं। तो कैसे ये कार्सिनोजेनिक कैसे हो जाता है, तो आपने सीख कबाब खाया होगा। सीख कबाब वो क्या होता है, चारकोल के ऊपर जो है सीख में लगा हुआ कबाब बनाने वाले को देखे होंगे कि वो जो है मांस का जो बॉल होता है उसको सीख में लगा करके उसके ऊपर, तो जो चारकोल ब्रॉइल्ड मीट होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो चारकोल के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजोपायरीन। क्या है वो, बेंजोपायरीन। और यह जो बेंजोपायरीन है इसको 5,6 ईपी ऑक्साइड, 5,6 ईपी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है एंजाइम जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। और ये जो 5,6 ईपी ऑक्साइड है यह कार्सिनोजेनिक है, कार्सिनोजेनिक है। यानी कि ये नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देगा, नॉर्मल सेल चेंज इनटू कैंसरस सेल। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करेगा, लिपिड का निर्माण करेगा, हार्मोन, स्टेरॉयड, लाइसोसोम का प्रोटीन बनाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में मसल्स में ये मॉडिफाई कर जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम को स्टोर करेगा और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस समय इस कैल्शियम को रिलीज करेगा। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन एंड कार्सिनोजेनेसिस। तो इतना फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने खोजा था, पोर्टर ने खोला था। यह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। यह दो तरीके का होता है, एक होता है रफ, दूसरा होता है स्मूथ। रफ जिसके ऊपर राइबोसोम एसोसिएटेड होता है और जिसके ऊपर राइबोसोम एसोसिएटेड नहीं होता है उसको क्या कहते हैं हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो राइबोसोम, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन का निर्माण करता है जिसके ऊपर राइबोसोम एसोसिएटेड है। बाकी जितने भी फंक्शन है, लिपिड का सिंथेसिस हो, हार्मोन का प्रोडक्शन हो या फिर कार्सिनोजेनेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारा काम किसका है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो ये हो गया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड पहला सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा सेल ऑर्गेनल जो है
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, वो है आपका गोल्गी बॉडी। चलिए अब हम लोग गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। गोल्गी बॉडी, देखिए गोल्गी, सॉरी ये है गोल्गी बॉडी, डिस्कवर्ड बाय सी गोल्गी। कैमलियो गोल्गी कहते हैं, इसने इसको खोया था। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, और यह जो सेल ऑर्गेनल है इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये कौन कौन सा कंपोनेंट्स है? एक जो होता है इसका सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी इस तरीके का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी होगा, और ये ट्यूबल्स होते हैं इसके अंदर, और वेसाइकल्स होता है ये वेसाइकल्स। तो ये जो है ये कौन सा है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये क्या है? ट्यूबल्स। ये क्या है? वेसाइकल्स। देखिए ये जो सिस्टर्नी इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द गोल्गी बॉडी। सिस्टर्नी ये हो गया मेन कंपोनेंट, उसके बाद ट्यूबल्स इज द सेकंड कंपोनेंट, एंड वेसाइकल इज द थर्ड कंपोनेंट। तो दिस इज द 3 कंपोनेंट्स आर एसोसिएटेड इन द गोल्गी बॉडी। देखिए इस गोल्गी बॉडी का एक सिरा किधर होगा? जिधर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये एक फेस इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, और एक दूसरा फेस जो होगा, ये मान लिया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर बाउंड्री जो है एनिमल सेल का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो एक फेस जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा, ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये फेस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, और ये फेस जो है किधर है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। तो इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मटेरियल बनाता है, सिंथेसिस करता है, उसको क्या करता है ये कि वो गोल्गी बॉडी के अंदर भेजता है। तो गोल्गी बॉडी के अंदर जब वह मटेरियल अंदर जाता है तो उसमें मॉडिफिकेशन होता है, और फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, प्रोसेसिंग होता है, पैकेजिंग होता है, तब जाकर के इस एंड से वो बाहर निकलता है। तो ये इसकी एक डिफिनिट पॉलरिटी है। वह कौन सी पॉलरिटी है? एक तरफ से मटेरियल इन करेगा और दूसरी तरफ से मटेरियल बाहर निकलेगा। तो जिधर से मटेरियल इन करता है उसको कहते हैं हम सिस एंड, और जिधर से मटेरियल बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस एंड। ट्रांस एंड। तो इसकी एक डेफिनिट पॉलरिटी है, सिस से मटेरियल अंदर जाएगा और ट्रांस से मटेरियल बाहर निकलेगा। ट्रांस हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा और सिस हमेशा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा। इसलिए सिस एंड को क्या कहा जाता है? रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड। इस एंड पर मटेरियल अंदर जाएगा, और ट्रांस को कहते हैं डिस्चार्जिंग एंड। डिस्चार्जिंग एंड, यहां से मटेरियल बाहर निकलता है। तो गोल्गी बॉडी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, फाउंड बोथ प्लांट इन एनिमल सेल, discovered by C. Golgi. It has 3 components: cisternae, tubules, and vesicles. Cisternae is the main component of the Golgi body. It has definite polarity, cis and trans. Cis side receive the material, trans side discharge the material. अब इसका फंक्शन क्या है? देखिए सेल के अंदर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन सा है? सबसे पहला काम है इसका स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन। जमा करने का भी काम करेगा, कोई मटेरियल उसको आएगा तो उसको मॉडिफाई करेगा, उसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद उसके बैग में
पैक करेगा तो उसको हम पैकेजिंग करेंगे और तब उसके बाद उसको बाहर सिक्रेट करेगा, डिस्चार्ज करेगा, तो उसको क्या कहते हैं हम, सिक्रीशन। तो स्टोरेज एंड सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी। तो स्टोरेज भी होगा, प्रोसेसिंग भी होगा, पैकेजिंग भी होगा, सिक्रीशन भी होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो क्या है, मॉडिफिकेशन। स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इसी को क्या कहते हैं हम, मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन क्या करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ग्लूकोज प्लस प्रोटीन दोनों को एक साथ जोड़ देगा यहाँ पर। तो उस प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिल गया तो क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरा चीज क्या बनाता है, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, यानी प्रोटीन को लिपिड के साथ एसोसिएट कर देता है। तो ये इसका मॉडिफाई करता है। जो प्रोटीन कहाँ से बन रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है। और उसमें क्या जोड़ रहा है, ये जो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसमें वो ऐड क्या कर रहा है, लिपिड ऐड कर दे रहा है और कार्बोहाइड्रेट ऐड कर रहा है। जब कार्बोहाइड्रेट ऐड हो रहा है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जब लिपिड ऐड होता है तो उसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। इसके अतिरिक्त एक और फंक्शन है, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या है, आपने मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और जो स्पर्म होता है उसका जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। तो ये जो स्पर्म के हेड का निर्माण करता है, इस हेड पर एक केमिकल सब्सटेंस होता है। जैसे ही यह एक मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, यह केमिकल सब्सटेंस वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, और सिक्रीट करने के बाद इसके मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा और इसके अंदर का प्रोन्यूक्लियस जो है इस एग के अंदर आसानी से चला जाएगा। तो ये फर्टिलाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। So these are the some important function of the Golgi body. It is also a single membrane bound cell organelle like endoplasmic reticulum. और एक और इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम। और वह लाइसोसोम कौन बनाता है, वह लाइसोसोम बनाता है गोल्गी बॉडी। तो एक और फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब हम इसी सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। यह भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं लाइसोसोम। देखिए, ये जो लाइसोसोम है इसको किसने खोजा था, डी दुबे। और ये प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल में पाया जाता है। और ये सेल के अंदर इसको बनाता कौन है, गोल्गी बॉडी। So lysosome, single membrane bound cell organelle. दूसरा, it is produced by Golgi body. It is a acid filled bag. It is a acid filled bag, contains hydrolytic enzyme or the function of this cell organelle is the intracellular digestion. ये सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है। अगर किसी कारणवश ये अगर फट जाए सेल के अंदर, तो सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सबको ये क्या कर देता है,
डिसॉल्व कर देगा। डिसॉल्व करने का मतलब इसके अंदर चूंकि इंजाइम होता है, तो इस इंजाइम के एक्शन से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हो गए वो सभी डिसॉल्व हो जाएंगे और जो सेल का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और अल्टीमेटली सेल जो है मर जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग, इट इज द कॉमन नेम ऑफ लाइसोसोम। इट इज डिस्कवर्ड बाय, किसने खोजा था इसको? डी दुबे। तो ये है आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तीन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम। ये तीनों को मिला करके हम कहते हैं यह जो सेल के अंदर का क्या है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो अगर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो इसके तीन कंपोनेंट्स कौन कौन सा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या है? गोल्गी बॉडी, और तीसरा क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का कॉमन नेम क्या है? सुसाइडल बैग। सेल के अंदर इसका क्या काम है? सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर जो है हाइड्रोलिटिक इंजाइम पाया जाता है और यह इंजाइम को है डाइजेशन का काम करता है। और अगर सेल के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर अगर कोई माइक्रोब्स बाहर से चला गया अंदर, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कौन है? व्हाइट ब्लड सेल्स। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसमें जो माइक्रोफेजेस हैं वो क्या करेगा? जो माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर जाएगा उसको इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फ करने के बाद उसको क्या करेगा? उस सेल के अंदर पाया जाता है लाइसोसोम। तो वह जो लाइसोसोम है डब्ल्यूबीसी के अंदर, वो उसको उसके ऊपर काम इंजाइम, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक इंजाइम है, वह हाइड्रोलिटिक इंजाइम उस माइक्रोब्स के ऊपर काम करेगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह से यह इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी में भी यह हेल्प करता है। तो यह है आपका लाइसोसोम। और लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और उसके फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और प्लास्टिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।